दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार में एनडीए की नई सरकार की शपथ ग्रहण हुई है और उस सरकार के चलने के पहले ही अजीबोगरीब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसका पहला ट्रेलर अब दिखना शुरू हो गया है। और जो पहला ट्रेलर दिख रहा है उसमें ये एनडीए गठबंधन कब तक चलेगा, कब तक नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड एनडीए के खूंटे से बंधी रहेगी, ये सवाल अब सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। सवाल इसलिए बन रहा है क्योंकि नीतीश कुमार कभी किसी आडंबर और कभी किसी अतिवाद की तरफ जाते हुए दिखे नहीं, लेकिन उनके गृह मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने क्षेत्र तारापुर जाते हैं, पूजा करते हैं और पूजा के बाद तमाम तरह से जो कोशिशें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल में दिखाई दी, वही बुलडोजर मॉडल बिहार में दिखाने का ट्रेलर भी दिखाया जाता है। लेकिन उस बुलडोजर मॉडल में है क्या? बिहार में तो बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं, और जब बुलडोजर से सम्राट चौधरी की पूजा में फूल बरसाए जा रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार इन सबसे कितने सहज हैं। प्रशांत किशोर के ऊपर कार्रवाई की बातें भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी समेत भाजपा की लगभग पूरी बिहार की लीडरशिप को कई सारे अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के निशाने पर लिया था, अब कहा जा रहा है कि वहां प्रतिशोध की कार्रवाई भी हो सकती है। यानी सबका सूद ब्याज समेत हिसाब किताब चुकता करने की कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। सवाल यह है कि क्या बिहार का जनमानस इस तरह की कार्रवाई को स्वीकार करता है? क्या बिहार में उत्तर प्रदेश के चुनावी हिंदुत्व मॉडल के लिए कोई जगह है? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग क्या जांच करेगी बिहार की? प्रशांत किशोर के खिलाफ क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर को जिस प्रकार से निशाने पर लेने की चर्चा अभी से शुरू हो गई है, उन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा का जरा ये ट्वीट देख लीजिए। और क्या कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा कि बड़ों की बातें याद रखनी चाहिए, और उनके बड़े भाई नीतीश कुमार ने एक बात उनसे कही थी, सोचा था कि साझा कर दूं, यही कह रहे हैं। और क्या बात कही थी? बात यही कही थी कि खाना खाते वक्त जब मक्खियां भिनभिनाने लगे, तो बाएं हाथ से मक्खी भगानी चाहिए और दाहिने हाथ से खाना खाते रहना चाहिए। आखिर वो कौन सा खाना खाने की जिक्र कर रहे हैं, किस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? हमने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की जद्दोजहद में लग गई है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की जद्दोजहद में जो कवायद चल रही है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी माकूल परिस्थितियां नजर आ रही हैं कि बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स में खुद को कुशवाहा पॉलिटिक्स का सिरमौर बनाए रखना है, तो छोटी पार्टी से काम नहीं चलेगा। खासकर उस दौर में छोटी पार्टी से काम नहीं चलेगा जिस दौर में एक दूसरे कुशवाहा नेता सम्राट चौधरी के पास डिप्टी सीएम अब गृह मंत्रालय के साथ है। यानी उन्हें सत्ता के ग्लैमर का उसे प्रचारित करने के लिए एक ठीक ठाक मॉडल उपलब्ध है। उस परिस्थिति में चाहे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बन जाए, चाहे कुछ हो जाए, पार्टी 4 विधायकों वाली ही कही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर अपने कई पुराने वफादारों से अब नाखुश दिखाई देते हैं। उन्हें अब पुरानी टीम के लोग जो साथ छोड़कर चले गए थे, उन्हें जोड़ने की जरूरत भी महसूस हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा को यह आदर्श परिस्थिति नजर आ रही है कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में चले, यानी पुराने घर में घर वापसी कर ले। घर वापसी करने के साथ साथ जेडीयू भाजपा बराबर की स्थिति में होंगे। जो अभी 4 विधायक पीछे है जेडीयू, 85 जेडीयू और 89 भारतीय जनता पार्टी है बिहार की विधानसभा में। लेकिन जेडीयू जिस प्रकार से आगे निकलने की जद्दोजहद में लगी है, उसमें सवाल यही पैदा होता है कि क्या संवैधानिक परिस्थितियां यह इजाजत देती हैं कि सत्र के पहले दिन नई विधानसभा के अस्तित्व में आने से पहले, विधायकों की शपथ से पहले किसी तरह का मर्जर हो जाए, किसी तरह से विधायक पाला बदल कर ले? फिलहाल तो दिखता है कि नहीं, पहले विधायक अपनी मूल पार्टी में ही शपथ लेंगे, उसके बाद ही वो पाला बदल कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का यदि मर्जर होगा तो पाला बदल नहीं, बल्कि उसे घर वापसी कहा जाएगा। अब खाना वो खाने के वक्त बाएं हाथ से मक्खियों हट को हटाने की बात कर रहे हैं, तो मक्खियों का जिक्र किसके लिए कर रहे हैं? इसके राजनीतिक मायने बड़े गूढ़ हैं, क्योंकि जब भी उपेंद्र कुशवाहा ऐसी कोई बात करते हैं, बड़ा राजनीतिक खेल होता है। और इस बड़े राजनीतिक खेल में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा उनके 4 विधायक ही नहीं है, उनकी पार्टी ही नहीं है,
चर्चा तो यहां तक हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक भाजपा और जदयू दोनों नजर रख रही है। अब कांग्रेस पार्टी यदि अपने विधायकों को बचा ले तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वाकई यदि 4 विधायक टूटने की स्थिति में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के विधायक भाजपा की बजाय जेडीयू में जाए, यह स्थिति ज्यादा मुफीद होगी, कम से कम महागठबंधन के लिहाज से भी, नीतीश कुमार के लिहाज से भी और उन विधायकों के अस्तित्व के लिहाज से भी। बीजेपी अपने कोटे के लगभग सारे मंत्री बिहार सरकार में बना चुकी है। जनता दल यूनाइटेड का कोटा बचा हुआ है। बोर्ड और निगम में जो अध्यक्ष पद भरे जाने हैं वो नीतीश कुमार के सिग्नेचर से ही भरे जाने हैं, न कि सम्राट चौधरी के द्वारा भरे जाने हैं। तो ये सारी परिस्थितियां मोटे तौर पर यही दिखाई देती है कि कौन पहले शतक मारता है, कौन सेंचुरी बनाता है। और जब सेंचुरी बनाने की बात आती है तो सेंचुरी बनाने की राह में सबसे आगे दिखता कौन है? भारतीय जनता पार्टी 89 विधायकों पर है तो 100 की संख्या से 11 पीछे है। जनता दल यूनाइटेड 85 पर है तो 100 की संख्या से 15 पीछे है। लेकिन बिहार में शायद ही कोई ऐसा विधायक किसी भी दल से जीता है जिसके यहां भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से हिचकने वाले समुदाय के वोटर ठीक ठाक संख्या में ना हो। लगभग सारे विधानसभा सीटों पर ऐसी स्थिति है कि जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं उनमें ऐसे विधायकों की संख्या काफी है, ऐसे वोटर्स उनके क्षेत्र में काफी है। तो उस परिस्थिति में बीजेपी में जाने की बजाय जेडीयू में जाना उनके लिए मुफीद होगा, यह साफ दिखाई दे रहा है। आईपी गुप्ता भी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। आईपी गुप्ता अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। बसपा के विधायक का भी कोई ठिकाना नहीं है कि बसपा के विधायक जो रामगढ़ से जीते हैं वो क्या करेंगे। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का एक उपक्रम लोकसभा चुनाव में जेडीयू के इशारे पर ही हुआ था, जब चिराग पासवान को छोड़कर उस वक्त के लोजपा के 6 सांसदों में से 5 सांसद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए थे। कुल मिलाकर जो हालात बन रहे हैं उसमें सबसे सुरक्षित विधायक दल किनका माना जा रहा है? राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टियों का। कुल जमा 28 विधायकों का विधायक दल है, लेकिन ये 28 विधायक तभी काम के होंगे जब नीतीश कुमार अपनी संख्या को 95 या 95 के ऊपर ले जाएंगे, तभी जाकर वो 122-23 के ऊपर जा पाएंगे। ये सारी कवायद जो भी बिहार में आपको देखने को मिल रही है वो उसी के लिए हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को ऊपर जाना होगा, यानी भाजपा को यदि अपनी संख्या को ऊपर ले जाना है तो सबसे पहले उसे कहां हाथ लगाना होगा? स्वाभाविक है कि अपने सहयोगी जिनके 5 सांसदों के बूते बीजेपी की सरकार दिल्ली में चल रही है, उन चिराग पासवान की पार्टी पर डोरे डालने होंगे। और क्या चिराग पासवान की पार्टी में बीजेपी तोड़फोड़ मचाए, ये चिराग पासवान को पसंद आएगी ये बात? और क्या चिराग पासवान उस परिस्थिति में मंत्री पद पर बने रहेंगे? क्या वो केंद्र को समर्थन देते रहेंगे? नरेंद्र मोदी के हनुमान बने रहेंगे? मत भूलिए कि तकरीबन 1.5 साल पूरे हो गए और 1.5 साल पूरे होने के बावजूद चिराग पासवान ने मंत्री के रूप में मिलने वाला टाइप 8 बंगला अभी तक नहीं लिया है, उसमें शिफ्ट नहीं हुए हैं। अभी भी वो एक छोटे से सांसद फ्लैट में रह रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान ने खुद को किस परिस्थिति के लिए तैयार कर रखा है। और ज्यादा साफ गोई के साथ बात करें तो बीजेपी के पास अवसर यही है कि सम्राट चौधरी अपनी योगी वाली छवि बनाए, नीतीश कुमार अपने नंबर गेम पर ध्यान दे, क्योंकि फाइनली अब राष्ट्रीय जनता दल इस स्थिति में है कि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के सामने कोई डिमांड करने की स्थिति में नहीं है कि उसे ये मंत्रालय चाहिए वो चाहिए। उसके पास महज 25 विधायक हैं, लेफ्ट को मिलाकर के 28 विधायक हैं। तो 28 विधायकों के बूते बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हासिल इतना ही किया जा सकता है कि एक डिप्टी सीएम का पद यदि नीतीश कुमार का मन डोलता है तो वह हासिल हो जाएगा, और डिप्टी सीएम के पद के साथ साथ सत्ता में बने रहने की वजह से वो तमाम सुविधाएं हासिल हो जाएंगी। यही उनके सामने ऑप्शन है। लेकिन इस ऑप्शन से ज्यादा बड़ी मजबूरी बीजेपी के सामने क्या है? बीजेपी के सामने ज्यादा बड़ी मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार ग्रिप में कब तक रहेंगे। याद रखिए, नीतीश कुमार किसी के ग्रिप में रहते नहीं है। और जब से गृह मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड ने छोड़ा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छोड़ा है, उसके बाद से बिहार में चर्चा आम हो चली है कि भारतीय जनता पार्टी देर सवेर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से भी हटा देगी, वो कुर्सी भी उनसे छीन लेगी। एक तरफ सम्राट चौधरी
जो मूल रूप से आरएसएस के कैडर से आने वाले भाजपाई नहीं है, बल्कि कई पार्टियां घूमते हुए भाजपा में पहुंचे हैं, उनका कद बीजेपी में अचानक धीरे धीरे कर बढ़ाया जाना। दूसरी तरफ पुराने भाजपाइयों का इस वजह से नाराज होना, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की चर्चा होना, और चौथी तरफ प्रशांत किशोर पर कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी का तिलक तिलक तराजू और तलवार वाले सेक्शन का एक बड़े धड़े का नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से वैसे ही बिदक जाना, जैसे कभी राजा भैया पर कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश के राजपूत मतदाता बसपा से और मायावती से बिदक गए थे, वो स्थिति तो बिहार में नहीं पैदा करेगी। बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क बीजेपी के लिए है। रिस्क किसके पास सबसे कम है अभी? राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के पास। जनता दल यूनाइटेड के पास अचीव करने के लिए एक ही चीज है, और वो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस, कि वो कैसे अचीव किया जाए। और वो अचीव करने के बाद जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से निश्चिंत हो सकती है कि चाहे वो भाजपा के साथ सरकार चलाए, चाहे वो राजद के साथ सरकार चलाए, दोनों ही परिस्थितियों में उसे और उसकी सत्ता को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस नीतीश कुमार हासिल कर लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट बहुत कुछ इशारा करता है। असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा अपने विधायकों की तरफ से नीतीश कुमार के समर्थन की बात करना कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक बेबसी की तरफ इशारा करता है कि उनकी तरफ उनके विधायक टूट कर न चले जाएं, लिहाजा नीतीश कुमार को गुड बुक में रखने की कोशिश हो, पहले से ही कहा जाए कि हम आपके साथ हैं। तो ये सारी परिस्थितियां इस तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार के लिए आज की तारीख में बिहार में ज्यादा माकूल अवसर है। और जो उत्तर भारत की राजनीति है या दक्षिण भारत के भी कई राज्यों की राजनीति है, उसमें भारत की राजनीति में सेकुलरिज्म एक ऐसी राजनीतिक गंगा है जिसमें मौका मिलने पर सभी राजनीतिक दल डुबकी लगाना चाहते हैं, बल्कि लगातार डुबकी लगाए रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार की एक बड़ी दिली तमन्ना थी कि वो राजद से ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर बिहार की विधानसभा में आए। 2015 के विधानसभा चुनाव से उनका वो स्टेटस छिन गया था, वो स्टेटस अब फिर से हासिल हो गया है। अब एकमात्र स्टेटस हासिल करना जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कैसे बने। उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट को देखने के बाद अब इस बात की गुंजाइश ऐसा लगता है कि औपचारिकता रह गई है कि आने वाले वक्त में बीजेपी नहीं जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। और जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी तो क्या विधानसभा अध्यक्ष का मामला भी पहले सुलझ जाएगा? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है, दबी जुबान से ही वो निजी बातचीत में कह रहे हैं कि स्पीकर पद छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन क्या जेडीयू के नेता जो चाहते हैं कि स्पीकर जेडीयू का ही बने, जैसे उदय नारायण चौधरी बने थे, जैसे विजय चौधरी बने थे, उस तरह से फिर इस बार चाहे नरेंद्र नारायण यादव बने, चाहे दामोदर रावत बने, चाहे महेश्वर हजारी बने, चाहे मंजीत सिंह बने, जो भी बने या कोई और बने, जेडीयू की तरफ से ही अध्यक्ष बने, ये जेडीयू ने जो मंशा पाल रखी है। सवाल यह है कि गृह मंत्रालय देने के बाद अब नीतीश कुमार जरूरत से ज्यादा इस मुद्दे पर अड़ तो नहीं रहे कि स्पीकर पद पर समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। गृह मंत्रालय दे तो दिया, दरअसल स्पीकर पद बीजेपी के हाथ से फिसला तो तय मानिए गृह मंत्री क्या, पूरी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ही बिहार की सत्ता न फिसल जाए। बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क है दोनों तरफ से, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क है, बहुत बड़ा एक नपा तुला जोखिम जनता दल यूनाइटेड के सामने भी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने तो और बड़ा है। फिलहाल की जो परिस्थिति है और जो अंदर से खबरें निकल कर आ रही है, उन पर यदि यकीन करें तो नीतीश कुमार अभी बहुत बेचैन बताए जाते हैं। नीतीश कुमार अभी निश्चिंत नहीं है, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीयत को भांप चुके हैं और अपनी तरफ से एक नई कवायद में लगे हैं। वो नई कवायद जनता परिवार के दलों के बीच गठबंधन के तौर पर एकता है, दल के तौर पर एकता है, या कुछ और है, इस पर फिलहाल चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन नीतीश कुमार को यह पता है कि हद से हद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जैसे ही यूपी में अगले 5 साल के लिए उनके स्वजातीय कुर्मी समाज के वोटर्स की जरूरत भाजपा के लिए खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार की राजनीतिक जरूरत भी भाजपा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ये अवसर देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को उपेंद्र कुशवाहा भी समझ चुके हैं, इस बात को तमाम दूसरे छोटे दलों के लोग भी समझ चुके हैं कि जब तक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में है
तब तक कई छोटे दलों की राजनीतिक दुकान चल रही है। कई नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब तक जीवित है, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं के समाप्ति का कोई संकेत भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से दे, यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में आए और वो कांग्रेस या राजद के साथ सीधी लड़ाई की सूरत बनाए, तो उस सूरत के पैदा होने पर बेनिफिशियरी कौन होगा, उसका लाभार्थी कौन होगा? स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश में जनता देख रही है 2003 से कि आमने सामने की चुनावी लड़ाई का स्वाभाविक लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से यही देखा जा रहा है। तो क्या यही परिस्थिति बिहार में बनाने की कोशिश है? मुकेश सहनी से लेकर आईपी गुप्ता तक, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी तक, तमाम ऐसे छोटे दल हैं जिनके विधायकों को यह बखूबी पता है कि बीजेपी चाहती क्या है और नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बनाए रखने में कितनी समझदारी है। अब वो समझदारी का मौका बीजेपी देगी या नहीं देगी? स्पीकर का पद सब कुछ डिसाइड कर देगा। स्पीकर का पद यदि भारतीय जनता पार्टी हाथ में लेके गई तो तय मानिए 90% तक तय मानिए कि नीतीश कुमार के हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी जाना सिर्फ और सिर्फ समय की बात है। क्या नीतीश कुमार ये होने देंगे? खेल बड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अंदर खाने संकेत दिए जा रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से भी अंदर खाने संकेत दिए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुला संदेश दे रहे हैं, खुला संकेत दे रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा तो ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें कह रहे हैं जिससे दिल्ली से लेकर पटना में कान खड़े होना स्वाभाविक है। तो देखते जाइए, खेला तो होगा, जबरदस्त खेला होगा बिहार में, लेकिन उस खेल के पहले उस खेल की बिसात कौन बिछाएगा, सह और मात के खेल में भारी कौन पड़ेगा? नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे या अमित शाह भारी पड़ेंगे, ये देखा जाना है। अब तक का इतिहास यही रहा है, 2014-15 से लेकर अब तक का इतिहास यही रहा है कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी चाणक्य नीति पर हमेशा भारी पड़ते रहे। किसी दूसरे मुख्यमंत्री की तरह नीतीश कुमार को घेरने की कोई भी कोशिश अब तक कामयाब नहीं हुई है। जब 43 विधायक नीतीश कुमार के थे, तब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को कामयाब नहीं होने दिए। आज तो उसके दोगुने यानी 85 विधायक उनके पास है। तो 85 विधायकों वाली पार्टी का नेता जो कभी भी 95 से 100 के बीच के नंबर पर पहुंच सकता है, वो भला बीजेपी का गेम कामयाब होने देगा? देखते जाइए, बहुत सारी चीजें अभी दिखाई देगी। प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की जहां तक बात है, जो चर्चा हवा में तैर रही है, प्रशांत किशोर पर कार्रवाई की इजाजत नीतीश कुमार दे देंगे, इसकी गुंजाइश मुझे कहीं से दिखाई नहीं देती। कोई एक उदाहरण बता दे कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में कोई ऐसा मामला सामने आया हो जिसमें लालू यादव के परिवार के ऊपर कोई किसी मामले को लेकर, उनके शासनकाल के किसी कथित मामले को लेकर के कोई आरोप तय हुए हो या कोई मुकदमा हुआ हो। नीतीश कुमार राजनीति अपनी जगह और व्यक्तिगत संबंधों को अपनी जगह रखते हैं। चारा घोटाले का जो मामला था वो लालू यादव के मुख्यमंत्री रहने के दरमियान का था और नीतीश कुमार के सत्ता में आने के पहले झारखंड अलग हो चुका था और झारखंड राज्य में और फिर सीबीआई के द्वारा बहुत कुछ हो चुका था। नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं था। एक मुकदमा कोई राजनीतिक तौर पर नहीं बता सकता कि कथित भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर या किसी राजनीतिक विरोधी को तंग करने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से कराया हो। एक मुकदमा नहीं कराया। ऐसे में जिनके साथ वो कभी कभार वीडियो कॉल पे बात करते हो, खुद प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया था कि नीतीश कुमार से वीडियो कॉल पे उनकी बात हुई है कई बार, अलग होने के बाद भी। उनके लिए नीतीश कुमार कोई सम्राट चौधरी को इतनी खुली छूट दे देंगे कि वो इतनी बड़ी कार्रवाई करें या बिहार में बुलडोजर मॉडल चलाएं? बुलडोजर मॉडल आने के पहले भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर नीतीश कुमार बुलडोजर मॉडल तो नहीं चला देंगे, ये आशंका बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल खेल देखिए, पिच तैयार है, मैदान में अंपायर और खिलाड़ी आने बाकी है, लेकिन सवाल यही है कि रेफरी की भूमिका जो व्यक्ति तय कर रहा है, क्या वो रेफरी दिल्ली में गृह मंत्रालय में बैठा है या वो रेफरी पटना के अड़े मार्ग में बैठा है? इसी से सब कुछ तय होना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।